श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो साथी हर्षित जोशी और आप मुझे सुन पा रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी के माध्यम से। आज विश्व निमोनिया दिवस पर हमारे साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी पर उपस्थित हैं डॉक्टर प्रीति बोरा, गृह विज्ञान में सहायक प्राध्यापक। हम आज मैम से जानेंगे और बातचीत करेंगे विश्व निमोनिया दिवस पर। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी में। धन्यवाद हर्षित जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि विश्व निमोनिया दिवस की शुरुआत किस प्रकार हुई। देखिए हर्षित जी, दुनिया के जो विकासशील और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अविकसित कंट्रीज़ हैं, जो गरीब देश हैं, उसमें जो निमोनिया है वो बहुत बड़ा कारक है सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनका और उनके कारण होने वाली मौतों का। तो बेसिकली उनके लिए यह कार्यक्रम वैश्विक कार्यक्रम जो है ये प्रारंभ किया गया कि उनमें यह जागरूकता बने और उनको यह इस बात की जानकारी हो कि निमोनिया क्या बीमारी है, किस किस प्रकार से यह हो सकता है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, किस तरह अगर किसी को निमोनिया हो तो उसका उपचार उसके कारणों के आधार पर या उसके प्रकार के आधार पर किस तरह किया जा सकता है। तो हर साल 12 नवंबर को मनाया जाने वाला यह एक वैश्विक दिवस है जिसको हम वर्ल्ड निमोनिया डे या विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल 12 नवंबर को। और इसका मुख्य उद्देश्य है निमोनिया का जो रोग होता है उससे निपटने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना और उन्हें इसके बारे में शिक्षित करना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि दुनिया भर में बच्चों में और जो मिडिल एज जो वयस्क होते हैं उनमें होने वाली सांस से संबंधी यह सबसे बड़ी बीमारी है। तो सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी है जिसको हम कह सकते हैं और अधिकांश मौतों के लिए यह जिम्मेदार होती है। तो बेसिकली इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। और हर साल जैसे अन्य दिवस भी होते हैं तो हर साल इस दिवस की भी एक थीम है। और इस साल विश्व निमोनिया दिवस की थीम है चाइल्ड सर्वाइवल यानी बाल जीवन रक्षा। अर्थात बच्चों में जो निमोनिया होता है उसके प्रति हम किस प्रकार लोगों को जागरूकता करें और किस प्रकार उनके जो देखभाल करने वाले हैं या उनके माता पिता हैं उनको शिक्षित करें कि किस तरह बच्चों में निमोनिया से बचा जा सकता है और अगर बच्चे को निमोनिया हो गया है तो उसको किस तरह पहचान करें और किस तरह उसका समय से उपचार रहते हुए बच्चों की हम जीवन की रक्षा कर सकते हैं। जी जी मैम, जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि निमोनिया खासकर सांस की बीमारी से होता है या अन्य संक्रामक जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे होता है। जी तो हम क्या ऐसे उपाय या उसके जो कारण या कहें लक्षण होते हैं जी जिन पर हम बात करें कि हम उससे पहचान पहचान सकें कि इस व्यक्ति को या अमुक व्यक्ति को निमोनिया के कारण उत्पन्न हो रहे हैं या संक्रामक उत्पन्न हो रहा है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। जी। अच्छा, पहले तो हर्षित जी मैं बताना चाहूँगी कि वैसे तो निमोनिया किसी को भी हो सकता है। एक संक्रामक बीमारी है तो संक्रामक बीमारियाँ जो होती हैं वह एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। पर जो मेजर इसको हम जिस कह सकते हैं संवेदनशील जो लोग होते हैं वह 5 साल से कम उम्र के शिशु या बच्चे और जो 60 साल से ऊपर के वयस्क होते हैं या जिनको कई डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं, जैसे किसी को अस्थमा है या किसी को हृदय संबंधी कोई रोग है या किसी को डायबिटीज़ है उसको, या जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम है उसको यह रोग आसानी से हो जाता है। कारणों की सबसे अगर आपने बात करी तो इसके सबसे प्रमुख 3 कारण ही हैं। वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से होता है और फंजाई। तो वायरस से होने वाला जो निमोनिया होता है वह सबसे आम होता है जिसमें बेसिकली रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस जिसको हम कहते हैं वो, और इन्फ्लुएंजा और एडेनो वायरस, ये 3 तरह के वायरस शामिल हैं। और यह जो तरह का निमोनिया होता है ये बहुत तेज़ी से फैलता है। वायरल जो भी डिजीजेज होती हैं वह संक्रामक होती हैं और यह तेज़ी से फैलता है। फिर होता है बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया से फैलता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसका एक प्रमुख कारक है बैक्टीरिया। और इस तरह का जो निमोनिया होता है वह थोड़ा गंभीर होता है और इसमें लक्षण जो होते हैं वो गंभीर होते हैं। और तीसरा जो होता है वह जैसे मैंने कहा कवक यानी फंजाई से, तो ये भी एक कारण होता है पर यह थोड़ा कम देखने को मिलता है। जहाँ तक लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में सबसे पहला निमोनिया का लक्षण है खांसी होना और खांसी के साथ कफ होना, जिस जो अगर हरे या पीले रंग का है, गाढ़े पीले रंग का, तो वह इन्फेक्शन को दर्शाता है। दूसरा है बुखार आना, बहुत ही कॉमन सिम्टम है निमोनिया का जिसमें बुखार आती है। और
कभी कभी तेज़ ठंड लगती है, उससे बुखार आता है। फिर जो निमोनिया का पेशेंट होगा वह बहुत तेज़ तेज़ सांस लेता है, उसकी सांस बहुत तेज़ी से फूलती है और सीने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। खासकर जब वो खांसी लेता है, होती है खांसी या गहरी सांस लेता है, तो उसको सीने में तेज़ दर्द होता है। फिर उसका इसका अगला सिम्टम हो सकता है कि सांस लेते समय एक घरघराहट की आवाज़ होना, सीने से ऐसी आवाज़ आना कि नॉर्मल सांस भी ले रहे हैं तो उसमें एक साउंड या घुरघुराहट की आवाज़ आ रही है। फिर अगर त्वचा, होंठ या नाखून नीले पड़ रहे हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं साइनोसिस। तो ये भी गंभीर निमोनिया का लक्षण है। और निमोनिया का जो पेशेंट होता है, चूँकि वह उसको बुखार रहता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो उसको हमेशा थकान रहती है, ऊर्जा की कमी रहती है और भूख नहीं लगती। तो ये जो है कॉमन लक्षण है निमोनिया के। अगर इस तरह के लक्षण दिखें तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर करनी चाहिए। जी। मैम, जैसा कि आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि अस्थमा, मधुमेह इनके जो कारण होते हैं या जो इनके वजह से निमोनिया अत्यधिक मात्रा में फैलता है, वहीं वायरस, कवक इनसे भी निमोनिया फैलने की संभावनाएँ रहती हैं। जी, जो इसके खास लक्षण आपने हमें बताए कि खाँसी, कफ और बुखार ये इसके आम लक्षण जी। हैं। तो अगर हम इसकी इनिशियल स्टेज में पकड़ कर लें, तो इसके लिए निदान के क्या उपाय हो सकते हैं या कुछ इसकी कुछ रोकथाम के लिए जी, हमारे श्रोता हम क्या उपाय करने चाहिए हमें? जी। तो डायग्नोसिस की जैसे बात करें, अगर लक्षण दिख रहे हैं तो उसका अगला स्टेप डायग्नोसिस ही है, यानी निदान है। तो सबसे पहले डॉक्टरी जांच करानी ज़रूरी है। तो शुरुआत में शारीरिक परीक्षणों द्वारा या असामान्य ब्रीदिंग है, जैसे जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो असामान्य लग रहा है, सांस बहुत तेज़ी से चल रही है, फेफड़ों की जांच करते हैं डॉक्टर्स, उनसे पता चलता है। और जिसको हम कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कहते हैं, यानी जिसमें पक्की तरह से पता चले कि निमोनिया ही है, उसमें छाती का एक्सरे करा जाता है, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। तो उससे पता चलता है कि व्यक्ति को निमोनिया है। उपचार की अगर हम बात करें तो जो जो तीनों तरह के मामले होते हैं उनमें उपचार अलग अलग होते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है वो एंटीबायोटिक्स से सही हो जाता है। ये सभी को पता है कि जो भी बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं वो एंटीबायोटिक से उनका उपचार किया जा सकता है। और जब तक लक्षण पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए तब तक एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। और वायरल निमोनिया जो होता है, जो भी वायरस से उत्पन्न होते हैं वह निमोनिया, उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती, पर उसमें जो उनकी सहयोगी वो होते हैं, कोई इसका ट्रीटमेंट तो है नहीं, वो अपना टाइम लेता है ठीक होने में, पर उसमें उपचार में आराम करना चाहिए रोगी को, और तरल पदार्थ उपयुक्त मात्रा में लेने चाहिए। बुखार कम करने वाली दवाएं रेगुलर लेनी चाहिए जिससे शरीर का तापमान ठीक रहे। और बहुत अगर गंभीर लक्षण उत्पन्न हो गए हैं तो उसमें जो होता है जिसको हम एंटीरल तरीके से या इंट्रावेनस तरीके से दवाएं लेना, जिसमें नली द्वारा जिसको कहते हैं अंतःशिरा, जो कहते हैं दवाइयाँ ट्यूब के माध्यम से वो दी जाती हैं, और उसमें अस्पताल में भर्ती भी किया जा सकता है। तो यह सब जो है वो डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। रोकथाम ज़रूरी है, मतलब ये सब आप बताइए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। रोग होने से अच्छा है कि आप पहले उसकी रोकथाम कर लें। तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं? टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। बच्चों में टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी है। आजकल इन्फ्लुएंज़ा के टीके लगते हैं बच्चों को रेगुलर तरीके से। तो चूँकि इस साल की थीम ही चाइल्ड सर्वाइवल है, तो मेरा ये कहना है कि बच्चों में उनका जो टीका है वो मिस ना करें, उसको मतलब प्रॉपर ट्रैक करें कि बच्चों का टीकाकरण समय से हो रहा हो। स्वच्छता होनी बहुत ज़रूरी है, हाथ धोने की आदत डालें बच्चों में, और खाना खाने से पहले उनके हाथ अवश्य धुलाएं। और जो बीमार व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से बचें। और अगर आपको लग रहा है बच्चे में आपको लक्षण दिख रहे हैं या आपको लग रहा है कि निमोनिया हो सकता है, तो अत्यधिक भीड़ वाली जगह पे या ऐसी जगह पे जो बहुत ज़्यादा जगह साफ़ सुथरी ना हो, वहाँ पर जाने से बचें। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जिस पे मैं स्पेशली बात करना चाहती हूँ आज, वो है पोषण। अगर संतुलित और उचित मात्रा में पोषण बच्चे को मिल रहा है तो निमोनिया होने की संभावना कम होती है। जैसे मैंने बताया, उन व्यक्तियों में निमोनिया बहुत मतलब आम हो जाता है जिनका प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो एक अच्छे पोषण से हम अपने जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर पोषण उचित होगा तो प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होगी और जो रोग होंगे वह उनसे बचा जा सकता है।
जी। मैम, जैसे कि आपने अभी हमें बताया उपचार और उसकी रोकथाम के बारे में, जी, तो निश्चित रूप से हमारे श्रोता भी अपने आस-पास साफ-सफाई रख के, अपने हाथों को साफ रख के, अपने शारीरिक जो गतिविधियाँ हैं, उसको सही करके, नियमित व्यायाम करके, जी, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। मैम, एक बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि अपने पोषण, अपना जो आहार-व्यवहार है, हम जी, इस पर ध्यान दें, तो हमें निमोनिया क्या तमाम प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, हम उससे बच सकते हैं। जी। मैम, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप विस्तारित रूप से बताएँ कि पोषण की हमारे लिए क्या भूमिका है? जी, पोषण जैसे मैंने बताया एक अच्छी प्रतिरक्षण प्रणाली को बनाने में मदद करता है। बच्चों में ख़ास तौर से क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं, शिशु जो होते हैं वह निमोनिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों में लंग के इन्फेक्शन और साँस की दिक्कत बहुत जल्दी होती है बच्चों में। जैसे ही वो ठंडे के कॉन्टैक्ट में आते हैं या जैसे ही वो बहुत ज़्यादा भीड़ वाले या ऐसे ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो वह क्यों? क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली उनकी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई होती है, तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत से ही अगर हम अच्छा पोषण रखेंगे बच्चों का तो उनकी प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत होगी और निमोनिया जैसे रोग उनको कम होंगे या नहीं होंगे। तो अच्छा पोषण जो होता है वह संक्रमण के विरुद्ध हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। और जैसे अगर बच्चे को निमोनिया हो गया है या किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया है तो मैंने जैसे बताया बुखार आता है, तो बुखार में यह जानना बहुत आवश्यक है कि बुखार में जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है वह 50% तक बढ़ जाती है। जो शरीर का तापमान जैसे ही बढ़ता है वैसे हमारे जो शरीर का जो मेटाबॉलिक रेट होता है, जो चयापचय की दर होती है वो भी बढ़ जाती है। तो जितनी वो दर बढ़ेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है। तो चूंकि एनर्जी बढ़ चाहिए ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो आहार है उसके माध्यम से हमें ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो इस प्रकार उचित भोजन का सेवन करके, ऊर्जा युक्त प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करके, जो इन्फ्लेमेशन है, जो एक तरह से शरीर में जो उसकी वजह से जो दिक्कतें हैं या सूजन है उसको कम करने में, और जो सेल लॉस या टिश्यू लॉस या कोशिकाओं का जो क्षय होता है उसको कम करने में, उसको रोकने में यह मदद करता है। तो इसके लिए मुख्यतः प्रोटीन और जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी हमारा एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और इसके लिए हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी जो खट्टे फलों में मिलता है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन डी जैसे धूप में मिलता है, और दूध और मांस इनसे मिल सकता है। और कुछ खनिज जैसे जिंक, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे मैंने बताया खट्टे फल और मेवे, ये सब चीज़ें बहुत विशेष रूप से यह महत्वपूर्ण है। तो इनके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे आजकल आपने देखा ना विंटर्स आ गए हैं, हरी सब्जियां खूब आती हैं, तो अच्छी मात्रा में हरी सब्जियों का सेवन करना, खट्टे फलों का सेवन करना, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे अंडा ले सकते हैं, और दालें होती हैं, दालों में सोयाबीन, चना, ये अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के। और सूखे मेवे, जो भी सूखे मेवे होते हैं उनमें जो होते हैं ये विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है और कुछ मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं, और ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उस समय किस बातों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, तो ऊर्जा युक्त भोजन दें, कैलोरीज का ध्यान रखें। दूसरा, ऐसे आहार में पोषक तत्व होने चाहिए जो इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत करें, जैसे विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट। तो उसके लिए फल और सब्जियां लेना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। सूजन को या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी हैं, जो मुख्यतः सी फूड्स में मिलते हैं और मेवों में भी मिलते हैं। तो इनसे जो है शरीर की सूजन को कम करा जा सकता है। दूसरा, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन मतलब शरीर में जल की मात्रा की कमी नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट बुखार क्या होता है, आपके शरीर में जल की मात्रा को कम कर देता है, और यह बच्चों के केस में बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या हो सकती है। अगर बच्चों में जल की मात्रा कम हो जाए तो जो है गुनगुना गर्म उनको तरल पदार्थ हमेशा देने चाहिए, और सूप और जैसे लिक्विड बेस्ड फूड जैसे दलिया दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, एक तो हाइड्रेशन बना रहता है, दूसरा जो कफ होता है वो भी निकलने में मदद होती है। फिर क्या है, जो पाचन प्रणाली है उसको मजबूत रखना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं ना, एक आपने सुने होंगे ये टर्म, अच्छे बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया।
तो यह कुछ कुछ खाद्य पदार्थों में भी मौजूद होते हैं, जैसे दही है। तो दही अगर ठंडा ना भी हो तो उसको किसी और फॉर्म में दे सकते हैं। फर्मेंटेड फूड्स हैं, जैसे जो खमीर चढ़े हुए खाद्य होते हैं ना, जैसे उनको ढोकला दे सकते हैं, इडली वगैरह दे सकते हैं, या कुछ और फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको दे सकते हैं। तो इनसे क्या होता है, इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। बात करें अगर इलनेस के बाद रिकवरी की, मान लो वो ठीक हो गया है बच्चा या कोई भी व्यक्ति, अब वो रिकवर हो रहा है, तो उसमें क्या है, अभी भी व्यक्ति बीमार है, वह उसी मतलब रिकवरी फेज में है, तो अभी भी प्रोटीन का ध्यान रखना है। अगर डॉक्टर्स ने कुछ सप्लीमेंट्स बताए हैं, मल्टीविटामिन्स बनाए हैं, तो उनको नियमित रूप से लेना ज़रूरी है। पाचन जो है वो बहुत आराम से होना चाहिए, तो ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करें जो आसानी से पच जाए। तो फाइबर की मात्रा थोड़ा कम रखें, और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ जैसे क्या कहते हैं, दलिया ले सकते हैं, घुटी हुई दालें या घुटी हुई सब्जियां, थोड़ा सा ज़्यादा कुक करके उनको, वो ज़्यादा इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाएंगी, वो दे सकते हैं बच्चों को। और बहुत ज़्यादा शुगर नहीं देना है। कई सारी रिसर्चेज हैं जो ये दिखाती हैं कि रिकवरी के दौरान एक्सेसिव शुगर जो होती है वह इस प्रोसेस को डीले करती है। तो शुगर को थोड़ा सा थोड़ा मतलब कम रखना है आपने, और बाकी जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे विटामिन मिनरल्स, उनको उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब निमोनिया से बचने के लिए क्या करना है बच्चों के केस में, एक तो अगर बच्चा दूध पीता है, माँ का दूध पी रहा है, तो उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। और अगर पहले 6 महीने की बात है तो उसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि विशिष्ट स्तनपान, यानी सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध उसको देना है और कुछ बाहर का नहीं देना है। दूसरा, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसके ओवरऑल न्यूट्रिशन पे आप ध्यान दें, घर का खाना दें, बाहर का खाना उसको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर बच्चे में ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं या बच्चे में निमोनिया है, उसको भीड़ वाली जगह पे ना ले जाएं। बच्चों को साफ़ सुथरा रखें, बच्चों के नाखून हमेशा काटें, हाथ धोने की आदत डालें, और एक स्वस्थ उनको जीवन मतलब प्रणाली अपनाने की वो दें, सलाह दें। क्लीन एनवायरनमेंट दें, घर का वातावरण क्लीन रखें। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे ना, तो हम अपने बच्चों को निमोनिया से बचा सकते हैं। जी। जी। जैसे कि मैम आपने हमें बताया कि हमें पोषण में मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, जी। विशिष्ट प्रकार के जो हमारे विटामिन्स होते हैं, अंडे, दाल, इनका सेवन करना चाहिए। जी। तो श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे गृह विज्ञान सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर प्रीति बोरा जी से, जिन्होंने हमें बताया निमोनिया के कारण, रोकथाम के उपाय और पोषण में शरीर में ऊर्जा, जल की मात्रा, साथ ही गुड बैक्टीरिया, पाचन क्रिया, शुगर की मात्रा और खासकर शिशुओं में स्तनपान की बात कही। मैम, आपका हम तमाम श्रोताओं और हमारी हेलो हल्द्वानी की टीम के माध्यम से धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने मूलभूत सब्जेक्ट विश्व निमोनिया दिवस पर हमारे श्रोताओं को विस्तृत रूप से जानकारी दी। और आज इस बार का जो थीम है बच्चों पर आधारित है, तो ये कहीं ना कहीं विशेषता दिखाता है कि बच्चों के प्रति संवेदना भी दिखाता है, क्योंकि बच्चे ही किसी भी राष्ट्र के भविष्य का नींव होते हैं। आपका मैम हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी पर।